नमस्ते। और आज हम नेक्स्ट क्लास आज हम नेक्स्ट क्लास को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं पॉलिटी की। और एक बात मुझे बतानी थी, मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ तो उसमें स्टूडेंट लिख रहे हैं कि मैम बता दो पहले कि कौन सा टॉपिक है। तो देखो, अब इतना टाइम हो गया, सारी चीजें रिकॉर्डेड पड़ी है और उम्मीद करती हूँ कि अब तक तो आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा, क्योंकि जून में एग्जाम है। तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि अभी हम भारतीय संविधान जो है, या जो इंडिया की पॉलिटी है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस दे रहे हैं। जैसे इंडिया की पॉलिटी के सारे टॉपिक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट या कोई भी दूसरी भर्ती के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएंगे, जो जो सब में लगते हैं, वैसे ही हम राजस्थान की पॉलिटी में जाएंगे और उसके बाद किसी नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। ठीक। तो देखो, मेरी आदत है, मैं ज्यादा लंबा नहीं सोचती, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में छोटा छोटा सोचती हूँ और उन्हीं पर सबसे पहले क्या किया जाता है, काम किया जाता है। बेसिकली हमने अब तक कौन कौन से पॉलिटी के टॉपिक कवर कर लिए हैं, एक ब्रीफिंग दे देती हूँ आपको। हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संविधान का निर्माण और संविधान से रिलेटेड जो विशेषताएं हैं संविधान की, वो देख ली है। आपात बंद में राष्ट्रपति कैसे काम करता है, जो फर्स्ट ग्रेड में एक स्पेशल टॉपिक है, वो भी कर लिया है। और आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो मूल अधिकारों से रिलेटेड है, और जो फर्स्ट ग्रेड में एक बहुत बहुत वेग सा टॉपिक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसमें भी क्या आता है, बराबर काम आता है। ठीक। तो ये सारी ब्रीफिंग मुझे आपको देनी थी, क्योंकि सही बात है, एक स्टूडेंट को पता तो चलना चाहिए ना कि कैसे कैसे हमारे सिलेबस से चीजें होकर यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरी श्योरिटी है कि जब भी क्लास डिजाइन की जाती है, उससे पहले मैं फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का और एग्जाम्स का सारा सिलेबस अपने दिमाग में, ऑथेंटिक सिलेबस जो आरपीएससी ने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, वो सामने रखती हूँ। हालांकि मुझे याद भी है, बट फिर भी कोई गलती ना हो इसलिए सामने रखती हूँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप बस इस चीज पर फोकस रखें, इस चीज में बहुत ज्यादा अपने एफर्ट डालें कि ये सारी चीजें आप दिमाग में कैसे रख पाए और कैसे आगे आप इसे क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट पूछते हैं मैम हम कोर्स कैसे परचेज करें, तो देखो, इस पर सर ने वीडियो बनाया है, चैनल पर वो वीडियो पड़ा भी है। अब आज मैं सर से कहूंगी कि वो आई बटन पे लगा दे, ताकि बार बार स्टूडेंट को ये दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं ये बता रही हूँ कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और वहीं पर आपको फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड आपको जो टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की खरीदनी है, सेकंड ग्रेड की खरीदनी है, थर्ड ग्रेड की खरीदनी है या कॉम्बो खरीदनी है, वो वहीं पर आपको प्राप्त होगी। ठीक। वहीं पे आपको ऑप्शन में नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, जिसको आपको अपने फोन में डाउनलोड करके फिर प्रिंट के लिए देना होगा। क्लियर। बट फिर भी आपको मैं आज कोशिश करूंगी कि सर से कहूंगी कि वो आई बटन पे या नीचे लिंक पे मेंशन कर दे। ओके। तो चलो अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि हमारी क्लास का एक रिचुअल सा बन गया है, एक रीति बन गई है कि हम हाथ जोड़ के जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए हमारी क्लास में और हमारे साथ रहिए, क्योंकि ईश्वर के साथ बहुत सारे जो वादे होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, और अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत विघ्न होते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो चलो हाथ जोड़ के सब प्रार्थना करो माँ से कि हमारे साथ रहना आप, और चाहे आंधी आए तूफान आए, इस मुश्किल घड़ी में हमारी नाव को आप क्या करना, पार लगा देना। ठीक। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और फिर से एक बार और, कि अगर आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, चूंकि आप अभी देख रहे हो मैं किस हिसाब से मेहनत कर रही हूँ, तो अगर आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमारे पास टोटल 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है फर्स्ट ग्रेड के जीके के लिए। और इसके साथ आपको नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, जिसका आप क्या निकाल सकते हो, अच्छा प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक। फिर मैं आपको कहूंगी कि अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, जिसमें भी काफी टाइम है और इतनी अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए 50 टेस्ट पेपर की ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें भी आपको नोट्स और पीडीएफ जो है वो क्या मिलेगी, निशुल्क मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि आप फाउंडेशन बने आपकी बहुत अच्छी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड की, ताकि जब आप एग्जाम देने निकले तब तक आपके बहुत सारी चीजें क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, तो इसको देखते हुए 200 टेस्ट की फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है, जिसको हम कॉम्बो भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड तीनों के 50-50 क्या है, टेस्ट है। ठीक। और एक जो है, जो लोग रीट फ्यूचर में देना चाहते हैं, रीट की पात्रता परीक्षा के लिए एसएसटी सब्जेक्ट से, उनके लिए रीट एसएसटी वाला टेस्ट भी है। ठीक है। तो ये सारी टेस्ट सीरीज की सूचना हुई, और जितना आपके पास नोट्स हाथ में रहेगा, क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, अटेम्प्ट किए हुए रहेंगे, उतनी आपको क्लास जो है वो क्या समझ में आएगी, ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, आज के पहले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और पहले क्वेश्चन की प्रासंगिकता क्या है, क्यों ये पहला क्वेश्चन आज दिया गया है आपको, ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमने 26 जनवरी को देखा कि राष्ट्रपति जो है उन्होंने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है,
और पद्म पुरस्कार दिए भी गए हैं। तो अब जून में हमारा एग्जाम है, 6 महीने का करंट भी लगता है और उसी करंट से जुड़ा हुआ हमारा स्टैटिक पोर्शन है। अब हमारे सिलेबस में लगती है भारतीय संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार और भी बहुत सारी चीजें। तो जब हमारे सिलेबस के अंदर भारतीय संविधान की विशेषताएं और मूल अधिकार है और उसमें एक आर्टिकल आता है 14 से लेके 18 तक का, जिसमें समानता के अधिकार दिए गए हैं, और 18 कहता है उपाधियों का अंत। लेकिन पद्म भूषण को वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानते, उसका अपवाद है वो। तो इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि वहां से अटैच होके ये 18 जो आर्टिकल है वो आपको पूछा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18(2) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्यों से राष्ट्रपति की डैश के बिना उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, अब आप पढ़ते भी हो कि मोदी जी को जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने ये उपाधि दी, उस देश के राष्ट्रपति ने या उस देश के पीएम ने ये उपाधि दी। अभी ये भी बहुत चला था, है ना, ग्रैंड कॉलर मिला है सम्मान। तो ये जो विदेशी राष्ट्र जो है वो आपके भारतीय नागरिक को अगर कोई सम्मान दे रहे हैं, कोई उपाधि दे रहे हैं, तो वो किसकी मंजूरी से या किसके द्वारा हाँ कहने पर आपको मिलेगी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो बहुत सिंपल है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 18 में क्या लिखा हुआ है। 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। क्या लिखा हुआ है? उपाधियों का अंत। अब उसी 18(2) को पूछा है। अब 18(2) कहता है कि जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो भी भारतीय नागरिक है और उसे विदेश से कोई क्या प्राप्त हो रहा है? सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो वो सम्मान तभी ग्रहण कर सकता है, वो सम्मान तभी ले सकता है जब राष्ट्रपति जी क्या कर दे, जब राष्ट्रपति अपनी उसे क्या दे दे? सहमति दे दे। राष्ट्रपति उसे अपनी क्या कह दे? सहमति दे दे। अब आपको इसको मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में सिखाती हूँ और हंसना मत, ठीक है, बिल्कुल भी मत हंसना। जैसे देखो, मानो आपको कोई लड़की पसंद है और आपकी पूरी की पूरी अंदर से तमन्ना है कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, लेकिन किसकी सहमति उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होगी? आपके माता और पिता की सहमति उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है 18(2) कि भाई जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको विदेश की कोई लड़की बहुत अच्छी लग रही है, पर एक छोटी सी दिक्कत है कि वो उस लड़की को तभी ला सकता है शादी करके जब उसे किसकी मंजूरी मिल जाए? राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए। हमें मंजूरी शब्द पे नहीं जाना, हमें जाना है राष्ट्रपति की सहमति। तो अब दिमाग में उस इमेज को बिठाना और उस इमेज को बिठाकर याद रखना कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना आप किसी भी विदेशी राज्य की क्या नहीं ला सकते? कोई उपाधि नहीं ला सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा शब्द? राष्ट्रपति की सहमति। तो एग्जाम्पल से हमेशा क्या रहेगा? अब याद रहेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन कैसे कैसे मॉडिफाइड होकर पूछा जा सकता है, उसके भी मैं आपको क्या दे रही हूँ? सारे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि 18(1) में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। 18(1) में कहा गया है कि भारत के अंदर चाहे नागरिक हो भारत का या कोई भी गैर नागरिक हो, या कोई भी क्या हो? गैर नागरिक हो। यानी कि इससे एक बात क्लियर होती है कि 18 दोनों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है और भारत के अंदर बैठे विदेशी लोगों के लिए भी है। ये बात यही क्लियर करनी जरूरी है कि भारत के अंदर जो नागरिक और गैर नागरिक है सिर्फ दो ही उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। या तो वो सैनिक होंगी या फिर वो शिक्षा की होगी। इसके अलावा अन्य पर क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो ध्यान रखना, प्रतिबंध लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसको गौर से सुनना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज की है तो उसके साथ आपको नोट्स मिले होंगे, वहां पे साइड में लिख लेना या एक पर्ची बना लेना। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन गौर से सुनिएगा और फिर अपने दिमाग में दर्ज कीजिएगा। अगर इस वक्त आपको ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर ये कहा गया है कि भारत के नागरिक और गैर नागरिक दो प्रकार की उपाधियां रख सकते हैं, सैनिक और शैक्षिक, और आपके पास ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन हो 18, 18(1), 18(2), इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? 18(1) होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत गौर से सुनना। अगर आपको पूछे स्टेटमेंट बना के कि 18(1) के तहत केवल भारत के नागरिक ही शैक्षिक और सैनिक उपाधियों को ग्रहण कर सकते हैं, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये भी इसी वक्त बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि भारत के नागरिक और गैर नागरिक सैनिक, शैक्षिक और अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये भी बताइएगा। इसी एक पर आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको अभी क्या करके बताए हैं? बोल के बताए हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे आपको लिख के भी बताया जाएगा। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर, कोई तकलीफ नहीं किसी को। हाँ, अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज की क्या बात करते हैं?
अब देखो 18-3 और 18-4 से भी क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा एकदम दिमाग कह रहा है और दिमाग एकदम सटीक बात कहता है कई बार मुझे। तो देखो 18-3 में लिखा हुआ है कि अगर कोई विदेशी है और वो विदेशी भारत सरकार की सेवा में है, किसमें है, भारत सरकार की सेवा में है, तो उसको भी जब कोई उपाधि लेनी होगी तब उसके लिए भी किसकी सहमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, इस पे क्वेश्चन ये बनेगा कि आप हमें ये बताइए कि अगर कोई विदेशी जो व्यक्ति है वो भारत के अंदर क्या है, भारत की सरकार के अधीन काम कर रहा है, और जब वो भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है तो अगर उसे कोई विदेशी राज्य कोई उपाधि देता है तो वो क्या राष्ट्रपति की सहमति से वो उपाधि ग्रहण करेगा, तो बिल्कुल हाँ करेगा। तीसरा जो 18-4 में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, किसके पद पर है, लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है, दोनों शब्दों पे गौर करना, लाभ का पद और विश्वास का पद, लाभ के पद पर है और विश्वास के पद पर है, और अगर उसे कोई विदेशी राज्य जो है कोई सम्मान देना चाहता है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, राष्ट्रपति की जो मंजूरी, राष्ट्रपति की जो सहमति है वो क्या होगी, आवश्यक होगी। तो राष्ट्रपति की सहमति को आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। अब जितने क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं वो मैं अभी आपको क्या कर रही हूं, राइट डाउन करके दे रही हूं, तो सभी को बहुत अच्छे से क्या कर लेना, नोट कर लेना, और जब मैं पूरी क्लास में चलती में पूछूं उस समय आपको मुझे क्या करने होंगे, बताने होंगे। तो देखो गौर से, पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो, तो पहला क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं कि भाई 18(1) के तहत, 18(1) के तहत, और ये प्रोबेबल्स है, क्या है ये, प्रोबेबल्स, मतलब संभावनाएं मैक्सिमम है यहां से क्वेश्चंस आने की। तो देखो 18(1) के तहत किन्हें शैक्षिक, किन्हें सैनिक और शैक्षिक, किन्हें सैनिक और शैक्षिक उपाधि प्राप्त करने का हक है, भारत में उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कौन से होंगे, तो आपको ध्यान रखना है दोनों, दोनों मतलब कौन, नागरिक भी और गैर नागरिक भी, नागरिक भी और गैर नागरिक भी। आंसर ये याद रखना है, जब भी ऑप्शन दिखे ये चीज होनी चाहिए, स्टेटमेंट में भी उसे बाहर करना होगा जो कहता है केवल भारत के नागरिक, नहीं, नागरिक भी और विदेशी भी। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि 18(3) के तहत अगला ये भी क्वेश्चन प्रोबेबल है कि क्या कोई विदेशी जो भारतीय सेवा में है, जो भारत सरकार की सेवा में है, भारत सरकार की सेवा में है, बिना राष्ट्रपति की सहमति के, बिना राष्ट्रपति की सहमति के उपाधि ले सकता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, उपाधि ले सकता है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए तब आपको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति की सहमति क्या होगी, आवश्यक होगी, राष्ट्रपति की सहमति क्या होगी, आवश्यक होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और अगला क्वेश्चन जो इस पे बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी आप इधर देख लीजिए, जो आज का लास्ट है कि 18(4) के तहत, किसके तहत, 18(4) के तहत, 18(4) के तहत वो क्या कहते हैं कि भारत में यदि कोई व्यक्ति किस पद पर है, लाभ के पद पर है या किस पद पर है, विश्वास के पद पर है, विश्वास के पद पर है, और अगर उसे कोई विदेशी उपाधि दे रहा है, कोई विदेशी राज्य जो है वो कोई उपाधि दे रहा है, तो उसमें भी किसकी सहमति आवश्यक है, उपाधि दे रहा है तो किसकी सहमति आवश्यक है, किसकी सहमति आवश्यक है, तो किसकी सहमति आवश्यक है। तो याद रखना है आंसर में कि यहाँ पे भी राष्ट्रपति की हाँ जरूरी है, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। और बहुत आसान शब्दों में, बहुत ही ज्यादा लेमैन लैंग्वेज में ये याद रखना कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है और वो हो सकता है वो भारतीय हो, विदेशी हो, लाभ के पद पर हो या विश्वास के पद पर हो, चाहे कुछ भी हो, किसकी सहमति सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसकी माता पिता की सहमति सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे भारत सरकार के अंदर माता पिता कौन है, राष्ट्रपति है। तो चाहे नागरिक हो, गैर नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, विदेशी नागरिक हो जो कि भारत सरकार की सेवा में है, या कोई व्यक्ति जो लाभ और विश्वास के पद पर है, बाहर से कोई उपाधि लेनी है, तो किसकी सहमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। तो चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इन सारे क्वेश्चंस को गलत तो नहीं करोगे, सारी प्रोबेबल्स अच्छे से देख लो और सारी प्रोबेबल्स को क्या करना, बहुत अच्छे से
सही करना। देखो मैं थोड़ा थोड़ा इधर इधर होने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कंप्लीट जो है वो बहुत अच्छे से दिखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसका मैं जितना चीर फाड़ कर सकती थी, और मुझे लगता है कि ये सारे से सारे क्वेश्चन क्या हैं आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा, बहुत खास ध्यान रखना होगा। आगे चले, चलो अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976, यार 1976 को मत भूलना, ठीक। अभी आरएस का पीटी देखा होगा, उसमें उन्होंने 42वां संविधान संशोधन नहीं पूछा, पीछे वाला पूछा 1976। तो याद रखना, अभी वो मूड में है ईयर के ना, संविधान संशोधनों के ईयर आपको याद रखने हैं। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, तो आपके संविधान की उद्देशिका में, आपके संविधान की उद्देशिका में कितने शब्द जोड़े गए हैं, यही क्वेश्चन है, कितने जोड़े गए हैं और कौन से जोड़े गए हैं। तो देखो जोड़े तो गए हैं 3, लेकिन वो कौन से 3 हैं इसको देखते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता। तो देखो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, एकता नहीं है। एकता की जगह किसको जोड़ा गया है, अखंडता को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है, अखंडता को। तो सही कूट का मिलान कीजिए, तो सही कूट क्या है, केवल 1 और 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चले, चलो इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे कई बार आप लोग पढ़ते हो ना कि संविधान की जब पूरी उद्देशिका की लैंग्वेज पढ़ते हो, एकता और अखंडता, तो वहां पे लगता है कि हाँ एकता और अखंडता दोनों जोड़े होंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रिटी इंग्लिश में, हिंदी में अखंडता जोड़ा गया है। आगे चले, चलो अब देखो सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक टॉपिक लगता है जो बड़ा वेग सा है, स्टूडेंट को उसमें समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़े, और उसी के सॉल्यूशन भी है। ये सारी चीजें वो है अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में भूमिका। अब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में भूमिका को आप कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं कर सकते, हर एक चीज में अंबेडकर का योगदान है। पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ही अंबेडकर थे। तो जहां जहां अंबेडकर ने स्पेसिफाइड स्टेटमेंट दिए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, जहां जहां इस पार्ट से क्वेश्चन आया है अंबेडकर की संविधान में भूमिका, वहां आपको अंबेडकर जी के स्टेटमेंट पूछे गए हैं। तो अब ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है कि भाई जितने भी जगह पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं, वो हमें क्या करने होंगे, कवर अप करने होंगे। तो ये देखो, और कल भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट अंबेडकर जी का दिया था, साहित्यिक चोरी वाला, वो मैं आज पूछ लूंगी। 6 क्वेश्चन आज मैं ऐसे लाई हूं जो इस सीरीज में पुराने हैं, मतलब पहले मैंने पढ़ा दिए हैं, जस्ट ये चेक करने के लिए कि आप लोग कितने सजग तरीके से देख रहे हैं, ठीक। तो देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की प्राचीर की संज्ञा दी है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको अंबेडकर ये कहते हैं कि यार ये तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं बोलेंगे, या हम कह सकते हैं ये कुंभलगढ़ की दीवार है ना। तो वो जो कुंभलगढ़ की दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी है ना, तो वो कुंभलगढ़ की दीवार जैसा, जिसने पूरे के पूरे संविधान को घेर रखा है और एक सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया है, वो कौन सा है, आर्टिकल 32 है। कौन सा है, आर्टिकल 32। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना आर्टिकल 32 को जो बाबा साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये संविधान का सुरक्षा घेरा है, ये संविधान की प्राचीर है, ठीक। और अगर आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना याद रहती है, तो याद रखना ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है संविधान का, या आपको कुंभलगढ़ की दीवार याद रहती है, कुंभलगढ़ का जो घेरा है वो याद रहता है, तो ये कुंभलगढ़ का घेरा है 32 बाबा साहब की लैंग्वेज में। तो याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। तो चलो थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। पहले ये बता दो, 18(1) में क्या याद रखना था, 18(2) में क्या याद रखना था, 18(3) में क्या याद रखना था, 18(4) में क्या याद रखना था। अगर आप कह रहे हो कि 18(2) में आपको ये याद रखना है कि चाहे भारत के सिटीजन हो, इंडिया के सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सिर्फ 2 उपाधि रख सकते हैं। कौन कौन सी रख सकते हैं, शैक्षिक और सैनिक। तो आप बिल्कुल सही हो। अगर आप ये कह रहे हो कि कोई भी इंडिया का सिटीजन जो है, कोई भी इंडिया का सिटीजन अगर किसी विदेशी से कोई उपाधि लेता है, तो उसको किसकी सहमति चाहिए भाई, तो किसकी सहमति चाहिए, हमारे प्यारे राष्ट्रपति की, है ना। और फिर आपको क्या याद रखना है 3 और 4 में, कि अगर कोई विदेशी भी है, अगर कोई विदेशी भी है और वो विदेशी जो है, वो विदेशी भारत सरकार की सेवा में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या लगा हुआ है, वो सेवा में लगा हुआ है, उस समय भी अगर कोई विदेशी उपाधि वो ग्रहण करता है, कोई विदेशी उपाधि ग्रहण करता है, फिर से उसको किसकी सहमति चाहिए, राष्ट्रपति की सहमति। और 18(4) में मैंने आपको क्या बताया कि कोई व्यक्ति है जो कि क्या है, लाभ के पद पे है। किस पद पे है, लाभ के पद पे है या विश्वास के पद पे है, और वो भी क्या ग्रहण करता है, वो भी क्या ग्रहण करना चाहता है, कोई विदेशी उपाधि लेना चाहता है, तो उस केस में भी
उस केस में भी उसे किसकी सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। इसे हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन अगेन अंबेडकर की भूमिका वाले सेक्शन को लेकर चल रही हूं मैं। और कोई भी जहां तक मेरा बुद्धि का सामर्थ्य है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सिलेबस के एक एक हिस्से को मैं छूं, एक एक हिस्से से मैं आपको क्या दूं? क्वेश्चन दूं। तो आप, अगर आपको चिंता है तो मुझे भी बहुत चिंता है। पूरी नियत लगा के और ईश्वर का नाम लेके जब क्लास शुरू की जाती है तो गलती की या बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक, तो फोर्थ नंबर स्टेटमेंट देखो, निम्न में से किसने संविधान सभा में अनुच्छेद 32, अब यहीं पे याद आना चाहिए कि ये हमारी कुंभलगढ़ की दीवार है, प्राचीर है, और ये बात किसने बोली है? अंबेडकर जी ने बोली है। अनुच्छेद 32 के संदर्भ में यह कहा था कि यदि मुझे ऐसे एक अनुच्छेद का नाम लेने के लिए कहा जाए जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना समस्त संविधान प्रभावहीन है, तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त और किसी का नाम नहीं ले सकता। मतलब इतनी बड़ी बात कि भाई आर्टिकल 32 के बारे में क्या कहा है कि कोई एक आर्टिकल जो पूरे के पूरे इंडिया के संविधान को डिफाइन कर दे, और वो एक आर्टिकल कौन सा है? वो एक आर्टिकल है आर्टिकल 32। तो देखो क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद का नाम लेने के लिए कहा जाए जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना समस्त संविधान प्रभावहीन है। और वो किसने कही है ये बात? ये अगेन बात किसने कही है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो अब देखो 32 के विषय में जितने भी अम्बेडकर जी के स्टेटमेंट है वो हमें ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि सिलेबस में लगता है अम्बेडकर की भूमिका। अब जो अम्बेडकर जी के स्टेटमेंट है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि ये प्राचीर है। अब प्राचीर का मतलब मान लो ये आपका पूरा संविधान के अनुच्छेद हैं, सारे के सारे, ये संविधान के सारे अनुच्छेद है, और इन सारे के सारे अनुच्छेदों को एक दीवार ने, सुरक्षा की दीवार ने घेर रखा है। और वो सुरक्षा की जो दीवार है, वो सुरक्षा की दीवार, वो प्राचीर कौन है? आर्टिकल 32 है। याद रखोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि अंबेडकर जी ये भी कहते हैं कि संविधान का अगर मुझे एक अनुच्छेद कहे कि लॉ और जो सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, तो मैं किसका नाम लूंगा? मैं आर्टिकल 32 का नाम लूंगा। तो दोनों चीजें दिमाग में बैठ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आगे चलूं, इस क्वेश्चन से आगे चले हम। चलो अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन आर्टिकल 23 के बारे में है। उससे पहले आपको आर्टिकल 23 पता होना चाहिए। आर्टिकल 23 में दो बातें हैं कि आप मनुष्यों का व्यापार नहीं कर सकते, मनुष्यों का क्या नहीं कर सकते? व्यापार नहीं कर सकते, और उनसे बलात् श्रम भी नहीं करवा सकते। क्या नहीं करा सकते? बलात् श्रम भी आप उनसे क्या नहीं करवा सकते? करवा नहीं सकते। तो आर्टिकल जो 23 है वो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का क्या करता है? निषेध। कि ये दोनों चीजें करनी क्या है? सख्त तरीके से मना है, सख्त तरीके से मना है। मैंने शब्द सख्त का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। और जहां तक मैं आपको समझाऊं कि एक है आर्टिकल 17 और एक है आर्टिकल 23। अगर इन दोनों के का आप उल्लंघन करते हो तो आपको क्या मिलता है? दंड मिलता है। क्या मिलता है? दंड, दंड मिलता है। तो ये 23 में आपको क्या मिलता है? दंड मिलता है, और इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। और आर्टिकल 35 साफ कहता है कि अगर कोई मूल अधिकार ऐसे हैं जिनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, तो उस दंड के प्रावधान के लिए कानून केवल और केवल कौन बना सकता है? संसद ही बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। तो अब देखो इसने क्या पूछा है? अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस पर विधि बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 34 और 35 दोनों एक बात कहते हैं कि अगर मूल अधिकारों के विषय में, अगर मूल अधिकारों के विषय में आपको कोई भी कानून बनाना है तो वो कानून कौन बनाएगा भाई? संसद बनाएगी। और स्पेशली 35 में तो वो क्लियर कट कह रहे हैं, 35 में तो वो क्या कह रहे हैं? क्लियर कट कह रहे हैं। क्लियर कट वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मूल अधिकार ऐसा है जिसके लिए दंड का प्रावधान है तो कानून केवल और केवल कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी। तो अब देखो यहाँ पे किसको पावर है कानून बनाने की? तो किसको पावर है कानून बनाने की? संसद को, राज्य विधानमंडल को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। सही कूट होगा। तो ओनली संसद। तो केवल एक जो है वो हमारा क्या होगा?
आंसर होगा। केवल एक जो है वो हमारा क्या होगा, आवश्यक होगा। जैसे आप देखते हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, बलात् श्रम वाले में 2 कानून बने हुए हैं जो संसद ने बनाए हैं। इससे रिलेटेड 2 कानून हैं जो किसने बनाए हैं, संसद ने बनाए हैं। क्लियर दिख रहा तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक है न्यूनतम मजदूरी वाला, न्यूनतम मजदूरी वाला, ये न्यूनतम मजदूरी वाला बनाया गया है 1984 को। कब बनाया गया है संसद द्वारा, 1984 को। और एक बधुआ मजदूरी को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, बधुआ मजदूरी को रोकने के लिए बनाया गया है संसद द्वारा। वो कब बनाया गया है, 1976 में। कब बनाया गया है, 1976 में। और एक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दुर्व्यापार से रिलेटेड है, और ये है स्त्री या लड़कियों के अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार पर रोकने के लिए, अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए जो एक्ट बना है, ये एक्ट बना है 1956 में। तो हमारी बात भी प्रूव हो गई। क्या बात प्रूव हो गई हमारी, कि देखो जब भी 23 जो कि एक दंडनीय अपराध है, उसके लिए जब कानून बनाना होगा तो आर्टिकल 35 साफ कहता है कि वो मूल अधिकार जो कि दंडनीय है, उनके लिए कानून बनाने का हक केवल और केवल किसे है, संसद को है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, सिर्फ संसद होगा। अब हम चेक करते हैं एविडेंस से, सबूतों के माध्यम से कि क्या संसद ने कोई कानून बनाए हैं। तो पहले मानव दुर्व्यापार पे सोचो, तो देखो सबसे ज्यादा दुर्व्यापार किसका होता है, स्त्रियों का और लड़कियों का होता है। तो फीमेल जितनी भी है और जितनी भी वुमेन्स है, इन सब का अनैतिक व्यापार रोकने के लिए संसद ने 1956 में कानून बनाया। और बधुआ मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई बलात् श्रम को देखते हुए। तो न्यूनतम मजदूरी वाला एक्ट है आपका 1984 का, और बधुआ मजदूरी को रोकने वाला है 1976 का। तो सारी चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ गई। और अब मुझे रिपीट करके आंसर देते रहना। और चलो एक बार फिर से मैं पूछ ही लेती हूँ आपको, तो आओ और अब मुझे जल्दी से बताओ। और जब आप ये क्लास देख रहे होंगे ना, उस समय मैं आपके साथ बराबर क्लास देखती रहूंगी और मॉनिटर करती रहूंगी कि मेरे स्टूडेंट कितने जोश में सारे के सारे मुश्किलों को दूर करते हुए अच्छे से क्या कर रहे हैं, सब चीजें याद कर रहे हैं। और ये ज्यादा अच्छा है ना। लाइव होती है ना, तब मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती, उस समय मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने पे फोकस कर पाती हूँ, उस समय मैं थोड़ी चीजें देख पाती हूँ। और जब ये रिकॉर्ड ऑन एयर होती है, उस समय मैं आपके साथ होती हूँ और मैं अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाती हूँ कि देखो कितना पढ़ रहे हो आप और कितना आपने याद किया है। तो बी अवेयर, अच्छे से क्या रहना, चौकन्ने रहना। तो अब चलो पहले मुझे ये बताओ कि स्त्री वाला जो एक्ट है, स्त्री और लड़कियों का जो व्यापार, अनैतिक व्यापार नहीं होना चाहिए, अनैतिक व्यापार नहीं होना चाहिए, उसका जो एक्ट है वो कब बना है ये बताओ। और न्यूनतम मजदूरी वाला बता दो, एक तो न्यूनतम मजदूरी वाला, ठीक, और एक बधुआ वाला बता दो। इन तीनों के ईयर याद रखना यार, भूलना नहीं, ठीक है। बधुआ मजदूरी वाला बता दो, ठीक। और दूसरी जो बात ये बताओ कि जो भी दंडनीय अपराध है, जो भी दंडनीय अपराध है, ऐसे मूल अधिकार जिसमें दंड मिलता है, उसके लिए कानून बनाने का हक, उसके लिए कानून बनाने का हक, उसके लिए कानून बनाने का हक आर्टिकल 35 के तहत किसे है, हक किसे है, केवल और केवल संसद को है, ठीक। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय में निम्न में से किस वाद में यह स्पष्ट किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और जहां तक मुझे याद है फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में यह स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, किंतु यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की है, कुंजी है। तो ये कौन सा था, ए.के. गोपालन, बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथवाद। तो ये इसका सही आंसर क्या है, बेरूबारी यूनियन मामला। कौन सा मामला, बेरूबारी। लेकिन हमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन देखने हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। तो अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा और आराम से देखिएगा, इसका पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन देखिएगा। पहले मैं यहाँ पे साइड में आपके लिए क्या लिख रही हूँ, इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ। देखो हमें 1950 से शुरू करना है, फिर हमें 1960 में जाना है, ठीक। 1960 के बाद हम जाएंगे 1965 में, 1965 के बाद हम जाएंगे 1967 में, 1967 के बाद हम जाएंगे 1973 में। कहाँ जाएंगे, 1973 में जाएंगे। और 1973 के बाद 1994,
अब इन सब जगहों पे क्वेश्चन है, और सब जगहों पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए। देखो 1950 वाला जो केस है वो गोपालन वाद है। कौन सा वाद है? गोपालन केस। और मैं इसे क्या याद रखती हूँ? गोपू। अब मैं बताऊंगी आपको कि इसको गोपू क्यों याद रखना है। याद रखना है 1950 में गोपू जी हैं। कौन है? गोपू। अब गोपू इतना इतना छोटा सा शब्द है कि बहुत जल्दी आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, और जब भी गोपू बोला जाएगा आपके दिमाग आपको उसी वक्त कहेगा 1950 गोपालन केस। तो गोपू से 1950 को याद रखो, और ठीक 10 साल बाद 1960 में गोपू का ही भाई आ रहा है, और वो भी देखो उनकी मात्रा है बेरू। इसको सिर्फ हम क्या याद रखेंगे? बेरू। अब गोपू और बेरू के बाद आपको 1965 में याद रखना है सज्जन। क्या याद रखना है? सज्जन। 67 में आपको क्या याद रखना है? गोलू याद रखना है। अब ये गोलू कौन है? तो भाई ये गोलकनाथ जी हैं। कौन है? गोलकनाथ केस है, गोलकनाथ। इसको हम गोलू याद करेंगे। 1973 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस केएनबी केस, केशवानंद भारती केस, और 1994 बम्बई केस। कौन सा केस? बम्बई केस। अब ये सारे केस के पहले तो आपको क्या याद होने चाहिए? ईयर याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इनके ईयर को क्या कराया गया है? मैच कराया गया है। तो बहुत सिंपल है, आइए मेरे साथ याद करते हैं। 1950 में गोलू जी हैं, गोपू जी है सॉरी। 1960 ठीक 10 साल बाद आ जाइए, 1960 में कौन है? बेरू है। तो 50 और 60 एक साथ याद रखना, गोलू और गोपू और बेरू। ठीक, फिर 1965 में सज्जन है। फिर 1967 में कौन है? 1967 में गोलू है। ठीक है, सज्जन गोलू है। फिर 73 और 94 एक साथ याद रखना, 73 में आपका केएनबी है, और 94 में आपका क्या है? बम्बई है। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, गोपालन केस में यह कहा गया था कि प्रस्तावना को आप कोर्ट के थ्रू लागू नहीं करवा सकते। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपको। ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से, ऐसे ही स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता। तो कौन से केस में कहा गया था? गोपालन केस में। तो अपना गोपू क्या कहता है कि यार देखो प्रस्तावना होगी तुम्हारी तो, लेकिन कोर्ट इसको क्या नहीं करवा सकता? लागू नहीं करवा सकता। तो 1950 में ये बात किसने कही? गोपू ने कही। फिर आता है बेरूबारी केस या बेरू केस 1960, जिसपे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, और कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो है बड़ाई भी की है और बुराई भी की है ना। बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है? कसा है चीजों को। बोलते हैं कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये क्या बताती है कि भाई ये जो संविधान निर्माता हैं उनके दिमाग में चल क्या रहा था उसको जानने की ये क्या है? की है, चाबी है बस। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि संविधान निर्माताओं ने कैसे संविधान को बनाया है, उसके विचार कैसे हैं, तो आप उद्देशिका को देखिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि भले कुंजी है लेकिन भाग नहीं है। कौन सा हुआ? 1960 बेरूबारू। अब देखो गोलू, गोलकनाथ, सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस में एक शब्द याद रखना है, चूंकि इसमें राजस्थान का नाम है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, तो ये तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। सज्जन सिंह केस में ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का औपचारिक भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? संविधान का औपचारिक भाग नहीं है, औपचारिक भाग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस केस में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का औपचारिक भाग नहीं है। तो ये सज्जन आदमी ने बोला। ठीक, फिर हम सीधा आते हैं 1973 के केएनबी केस में। केएनबी केस में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में कौन सी आत्मा आ गई और उन्होंने इन सबको बोला, गोपू को, बेरू को, सज्जन को, गोलू को, कि तुम चुप हो जाओ एकदम, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और ये बात सबसे पहले कौन से केस में कही गई है? केएनबी केस में कही गई है, और बाद में इसे और अच्छे तरीके से किसमें समझाया गया है? 1994 के बम्बई केस के अंदर। और बम्बई केस में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि उद्देशिका जो है वो संविधान का क्या है? भाग है। अब ये सारी चीजें समझने के बाद यहाँ पे आपको एक परफेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक परफेक्ट प्रोबेबल देखने को मिलेगी। और वो प्रोबेबल क्या है? वो प्रोबेबल ये है कि निम्नलिखित में से कौन से वाद में यह माना गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग है। अब आपके पास ऑप्शन हो 1967 गोलकनाथ, फिर आपके पास ऑप्शन हो 1973 केएनबी केस। कौन सा केस? केएनबी केस। फिर आपके पास ऑप्शन हो
1994 बम्बई केस, और फिर आपके पास डी ऑप्शन हो बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। अब बताओ आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ये प्रोबेबल है और ये आपको देखने को मिल सकती है, और ये प्रोबेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पिछली किसी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में बेरोबारी केस से क्वेश्चन आया था उद्देशिका वाला। तो अब बताइए, ये अगली प्रोबेबल हो सकती है और 100% मॉडिफाइड हो सकती है। यहाँ मेरी कोशिश यही रहेगी कि कंसाइज फॉर्मेट में आपको सब चीजें दिमाग में बैठा दी जाए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तब तक क्या हो जाए, बहुत दिमाग से फ्री हो जाए। अगर ऑफलाइन होते ना, अगर आप और मैं ऑफलाइन बैठे होते तकरीबन, तब तो बहुत ज्यादा गुंजाइश थी, पर ऑनलाइन में तो इतना मैं आपको अच्छे से हर एक जगह पे इतना अच्छे से तैयार कर दूंगी, भले ही आप मुझे ना दिखे ना मैं आपसे बात कर पाऊं, बट फिर भी मैं अपनी पूरी दिमाग की फ्रेमिंग या एक एग्जामिनर की दिमाग की फ्रेमिंग क्या होती है बदलते मिजाज के तौर के, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके दिमाग में फिट कर दूं। तो अब देखो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों। बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो 1973 तक ही रुक जाएंगे, 1994 दिखेगा ही नहीं, आंखों पे पट्टी बन जाएगी। कुछ जो सजग होंगे वो 1973 भी देखेंगे, 1994 भी देखेंगे, लेकिन कंफ्यूजन में 1973 के साथ चले जाएंगे, और जिनका दिमाग एकदम चुस्त तंदुरुस्त है वो फिर क्या आंसर कर देंगे? बी और सी दोनों। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो हैं वो आगे पीछे कंपटीशन में होते रहते हैं। तो ध्यान रखोगे तो चलो एक बार और बता दो, या थोड़ी देर बाद पूछूंगी, अभी पूछूंगी तो याद ही है सारी चीजें। हाँ, अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता को आधारभूत या मूल ढांचा माना है? कि भाई भारत के अंदर आप रह रहे हो तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है संविधान की सर्वोच्चता। तो ये किस किस केस के अंदर संविधान की सर्वोच्चता को क्या किया गया है? माना गया है। तो संविधान की सर्वोच्चता को किस केस में माना गया है? तो केशवानंद भारती केस। अब मुझे बताइए गोलकनाथ केस का टाइम, ये बताइए गोलकनाथ केस किस समय था? फिर बताइए आप लोग मुझे बेरूबारी केस, बेरूबारी केस का ईयर लिखना है, इधर मुझे आप सभी वर्ष लिख के टाइप करके देंगे। फिर आप लोग मुझे बताएंगे सज्जन सिंह वाला, ठीक। फिर आप लोग मुझे बताएंगे गोपालन केस का। किसका बताओगे? गोपालन। मैंने सीक्वेंस चेंज की है, ये ध्यान रखना, वहां गोपालन नहीं है, वहां गोलकनाथ है, ठीक। फिर केएनबी केस का टाइम मुझे बताइएगा, और फिर मुझे किसका टाइम बताइएगा? फिर मुझे आप टाइम बताइएगा बम्बई केस का। इन सब के वर्ष भी आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं, क्योंकि किधर से भी कुछ भी चेंज किया जा सकता है, तो हमें क्या रखना है? अच्छे से तैयार रखना है। तो ठीक, एकदम कोई दिक्कत नहीं। गोपालन में कौन सा होगा और बेरू में कौन सा होगा, गोलकनाथ वाला टाइम कब होगा, सज्जन सिंह का टाइम कब होगा, ये सभी मुझे क्या करके दीजिएगा? अभी टाइप करके दीजिएगा। आगे चले, चलो। फिर देखो 8वां क्वेश्चन, सितंबर 2018 में उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में यौन स्वायत्तता, यौन साथी चुनने तथा लैंगिकता का अधिकार पर निर्णय दिया है? तो ये कौन से केस में दिया है? ये हमें सीधा पता होना चाहिए। ये कौन सा केस है? ये है नवतेज सिंह जौहर वाद। कौन सा वाद है? नवतेज सिंह जौहर वाद। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को क्या रखना? याद रखना। आगे चले, चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया? जैसे मान लो अगर आपने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हैं किसी पार्टी के अंदर और जो बाकी सबसे डिफरेंट है, तो लोग क्या कहेंगे कि यार देखो इसने तो आज कितनी यूनिक ड्रेस पहनी है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप सभी देशों का संविधान सामने रख ले, अमेरिका का, ब्रिटेन का, जापान का, जर्मनी का, इंडिया का, तो अब इंडिया के पास कोई एक ऐसी चीज है जो बड़ी यूनिक है, जो इन सब के पास नहीं है। और वो कौन है? वो है हमारे डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। और ये बात किसने बोली है इस समय? ये आपको मुझे अभी क्या करना होगा? बताना होगा। वैसे गैस कर लिया होगा ये किसका स्टेटमेंट है? अंबेडकर जी का। तो अंबेडकर की भूमिका को पूरे तरीके से मैं दिमाग में रख रही हूँ कि कैसे कैसे फ्रेमिंग होके क्वेश्चन आ सकते हैं। और ज्यादातर उन्होंने स्टेटमेंट पूछे हैं, तो अगर ये पूछ ले कि 32 को प्राचीर किसने कहा, 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसने कहा, या नीति निर्देशक तत्वों को ये कहा कि ये सबसे अनोखी विशेषता है, यूनिकनेस है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबका आंसर क्या होगा? अंबेडकर होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर। फिर देखो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 25 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता, 25 क्या कहता है?
कि आप अंतरकरण से, है ना, रीट में मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं, वहां पे आर्टिकल 25 बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, क्लासेस जरूर देखना वो भी, ताकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो सके। अनुच्छेद 25 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता निम्न में से किसके अधीन है? कि भाई जो धर्म की स्वतंत्रता है वो किस किस के अधीन है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, सही कूट का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो सही कूट का अगर आप चयन करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों के अधीन है। लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकता है। क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। कौन से अनुच्छेद पर? 25 अनुच्छेद पर, या 25 के तहत जो धर्म की स्वतंत्रता है, 25 के तहत जो धर्म की स्वतंत्रता है उस पर क्या लगा सकता है? वो प्रतिबंध लगा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्रोबेबल के तौर पे हमें याद रखनी है। अब देखो वो क्या याद रखना है, वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन ये है कि सेक्युलर शब्द इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, ये सेक्युलर इंग्लिश का वर्ड, हिंदी में इसको सेक्युलर ऐसे लिखा जाता है, सेक्युलर। इस शब्द का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल संविधान में 2 जगह हुआ है। कितनी जगह हुआ है? 2 जगह। और मैं इंग्लिश का वर्ड बोल रही हूं, इंग्लिश में जो ये सेक्युलर है, इस शब्द का इस्तेमाल संविधान में 2 जगह हुआ है। वो 2 जगह कौन सी है आपको याद रखनी है? एक तो भारत की उद्देशिका है और दूसरा है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में सेक्युलर लिखा हुआ है और उद्देशिका में भी सेक्युलर लिखा हुआ है। हालांकि अगर 25 में सेक्युलर का हिंदी अनुवाद है तो वो लौकिक लिखा गया है, जिससे हमें मतलब नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इंग्लिश का जो वर्ड है सेक्युलर, जिसका मतलब होता है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, इसी इंग्लिश के शब्द सेक्युलर को भारत के पूरे संविधान में कितनी जगहों पे वर्णित किया गया है? तो 2 जगहों पे वर्णित किया गया है, एक उद्देशिका के अंदर और दूसरा कहां है? आर्टिकल 25 में। और जिसका हिंदी अनुवाद सेक्युलर का क्या लिखा गया है? लौकिक। तो हिंदी में पंथ निरपेक्ष पूछे तो सिर्फ एक जगह आएगा, वो है उद्देशिका। लेकिन इंग्लिश का सेक्युलर शब्द पूछे तो वो 2 जगह लिखा हुआ है, उद्देशिका और आर्टिकल 25 के अंदर। इस चीज को याद रखना और ये आपका होमवर्क है। रोज आप मुझे आके क्या करोगे? इसके बारे में ब्रीफ करोगे कि देखो मैम आपने ये बताया था। आगे चलें, चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्ति युक्त निबंधन में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दावली किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है 100% आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई 19(2) के तहत, अब 19(2) क्या कहता है? 19(2) कहता है कि 19(1) क में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसकी स्वतंत्रता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता पर क्या लग सकता है? रोक लग सकता है। और ये रोक किस आधार पर लग सकता है? भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर। किस आधार पर? भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर। भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर रोक लग सकता है। ये बात कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुई है? तो आपको याद रखना है 16वां संविधान संशोधन 1963। कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुई है? 16वें संविधान संशोधन 1963 के तहत इसमें क्या किया गया है? ये एडिशन किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? 16वां। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप इतना बेबाक होकर बोलते हो ना किसी को भी कुछ भी, तो वो किसी को भी कुछ भी बेबाक होकर बोलना, जो आपकी स्वतंत्रता है वो लिखी हुई है 19(1) क में, जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और उसी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है 1902 के तहत। भारत की प्रभुता और अखंडता को देखते हुए ये रोक, अब प्रभुता और अखंडता को देखते हुए कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुई है? तो 16वें संविधान संशोधन 1963 से ऐड हुई है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलें। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो। अनुच्छेद 32 के निम्न में से किसने कहा कि यह संविधान की आत्मा है, हृदय है और मुझे प्रसन्नता है कि संविधान सभा ने इसकी महत्ता को समझा है? बेसिकली ये अगेन एक कथन है और ये कथन जो है वो 9 दिसंबर 1948 को जब मूल अधिकारों की चर्चा हो रही थी
उस समय ये कथन कहा गया था खड़े होके, और किसने कहा था ये कथन? ये कथन कहा था आपके डॉक्टर अंबेडकर ने। किसने कहा था? अंबेडकर ने कहा था। अब अंबेडकर जी के बहुत सारे स्टेटमेंट हमें याद हो गए हैं। 32 को वो क्या कहते हैं? प्राचीर कहते हैं। 32 को वो संविधान का दिल और क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं ना, ये दिल बेचारा, है ना। तो याद रखना, ये जब गाना सुनो ना, ये दिल बेचारा, तो याद रखना ये दिल बेचारा संविधान का कौन है? 32 है। आत्मा भी कौन है? 32 है। किसने कहा है? तो किसने कहा है? अंबेडकर जी ने कहा है। दीवार है, ये भी कहा है, और ये भी कहा है कि अगर मुझे कोई एक महत्वपूर्ण आर्टिकल दिखे पूरे संविधान के 495 अनुच्छेदों के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? 32 है। तो यहाँ पे भी सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, आगे चले, चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो। भारत का संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? संसदीय सर्वप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य क्या करते हैं? तो बैलेंस बिठाते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? बी, समन्वय। वैसे भी देखो, पूरी की पूरी जितनी भी जिंदगी है, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना भी सरकार है, वो सब क्या बिठाते हैं? बैलेंस। तो संसदीय प्रभुता और न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है, उसके बीच में भी क्या बिठाया गया है? बैलेंस बिठाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित शब्द राज्य के अंतर्गत शामिल है। भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। तो देखो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? राज्य को। और उसमें बताया गया है केंद्र सरकार के बारे में, और केंद्र सरकार के साथ संसद को भी। फिर उसमें बताया गया है आपके राज्य विधानमंडल को, और विधानमंडल के साथ सरकारों में क्या शामिल है? सारी की सारी राज्य स्तर की सरकारें। और फिर उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्राधिकारी, क्या लिखा गया है? सभी स्थानीय प्राधिकारी। सभी स्थानीय प्राधिकारी जो हैं वो किसके भाग होंगे? वो किसके भाग होंगे? राज्य के भाग होंगे। और इसी के स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि जो अन्य अधिकारी है वो भी किसके तहत समझे जाएंगे? राज्य के अंतर्गत समझे जाएंगे। तो जो 14th नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसका सही आंसर क्या होगा? 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल क्या है? राज्य की डेफिनेशन में शामिल होंगे। तो इसे आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। हाँ, 15th नंबर क्वेश्चन अभी आरएस के एग्जाम में आया था, और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिए गए हैं? ईयर दिए गए हैं। इसीलिए मैंने आपको सभी केसेस के ईयर क्या हैं याद करवाए हैं। और अगेन हमें क्या रखना है? ईयर याद रखना है। वैसे देखो एसआर बोम्मई केस का ईयर तो आप बिना देखे भी लिख सकते हो, 1994, तो यहाँ पे थर्ड आएगा। इंदिरा साहनी केस 1992, यहाँ पे 4 आएगा। क्या आएगा? 1992। तो देखो 3 और 4th कहाँ दिखते हैं आपको एक साथ? तो अब देखो 3 और 4th यहाँ है। मतलब जो निर्णय होगा, 2 ऑप्शन जो हैं वो हमारे क्या हो गए हैं? बेहतरीन तरीके से एलिमिनेट हो गए हैं। अब हमारा सारा का सारा जो दारमदार है कि भाई देखो कौन सा आंसर सही होगा। हाँ, तो आईआर कोहेलो जो है वो 2007 का केस है। किसका केस है? 2007 का केस है। तो ए में फर्स्ट होगा। अब देखो ए में फर्स्ट कहाँ है? ए में फर्स्ट सिर्फ इसी जगह पे है। तो सही आंसर क्या होगा? ए। किहोतो होलोहोन जो केस है, किहोतो होलोहोन, वो अगेन किसका है? 1992 का है। किसका है? 1992 का है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ए में 2 होगा, सॉरी, ए में क्या होगा? 2। ए में 2 होगा। 2007 कहाँ है? 2 में है ना। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कोहेलो केस 2007, और 1992 में 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक है किहोतो वाला केस, और एक है आपके इंदिरा साहनी वाला केस। कौन सा केस? इंदिरा साहनी वाला। 1994 का एक केस आपने याद कर लिया है, और वो कौन सा है? बोम्मई। कौन सा है? बोम्मई। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा 2134। 2134 बी जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक, आगे चले। फिर देखो 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस समिति ने स्वतंत्रता से पहले ही मूल अधिकारों को भारत में वाद योग्य या अवाद योग्य बनाया जाए, इसमें बांटा था? बेसिकली पता है, एक कमेटी बैठी थी 1945 में, जो कमेटी थी सप्रू कमेटी। ये जो सप्रू कमेटी थी, इसी ने डिसाइड किया था कि मूल अधिकारों को
को वाद योग्य बनाना है या अवाद्य योग, नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग बनाना है या अवाद योग बनाना है। तो यही क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति ने स्वतंत्रता से पहले, और मैं बता भी रही हूं 1945, मूल अधिकारों को भारत में वाद योग्य और अवाद योग्य मूल अधिकारों में बांटा है। तो कौन सी कमेटी है? सप्रू कमेटी है 1945 की। ठीक, क्लियर? आगे चले, चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है? ये केस कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये हमारे गोलू जी हैं। कौन है हमारे? गोलू जी। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब केरल राज्यवाद, जो कि कब होता है आपका? 1967। तो 1967 का जो गोलकनाथ केस है, जो गोलू केस है, वो ये कहता है कि भाई देखो, नीति निर्देशक तत्वों को किसको लागू करने के लिए, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आप मूल अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो तो ब्रह्मास्त्र है। और हमारे अंबेडकर जी ने कहा भी है कि संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल है तो 32 है, जिसके द्वारा मूल अधिकारों को लागू करवाया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में गोलू जी को क्या रखना है, याद रखना है। गोलू जी कहते हैं डीपीएसपी में भले ही डीपीएसपी को लागू करो, लेकिन मूल अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं। भले ही होली हो, लेकिन छेड़छाड़ किसके साथ नहीं करनी है? आपको मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। मर्जी है जितना काम कर लो नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन मूल अधिकारों को छेड़ना मना है ना, रंग लगाना मना है। तो कौन सा है ये? बी, गोलकनाथ केस। ठीक, चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, मूल अधिकार में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? शुरुआत में पढ़ा दिया था, तो बताओ किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 35 के तहत प्राप्त है। आगे चले, इसको पहले समझाया है मैंने शुरुआत में। फिर देखो 19 नंबर क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक तरफ डिटेल में अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपसे पूछा गया है कि भाई ये जो चीज है वो किस संविधान से उठाई गई है। बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर हम करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रोबेबल बताऊंगी जो पूरी तरीके से करंट से रिलेटेड है, वो भी आपको याद रखनी है, और वो कौन सी है वो भी देखेंगे। अब देखो अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 क्या है? अनुच्छेद 37 बताता है कि जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी है उसे कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये लागू करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। तो ये सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। ये किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं होंगे। ये जो आर्टिकल 37 है, इसकी ये पूरी लाइनें जो है वो हमने किससे सीखी है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये अनुच्छेद 37 जो है हमने आयरलैंड से सीखा है। किससे सीखा है? आयरलैंड से सीखा है। तो 37 का सही आंसर होगा 2। 37 के सामने हमें क्या लिखना होगा? 2 लिखना होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 37 में 2 होगा, यानी कि ए में 2 होगा। फिर देखो बी लिखा हुआ है 39(2). अब 39(2) क्या कह रहा है उसको गौर से देखते हैं। 39(2) कहता है कि भाई जितने भी भौतिक संसाधन है ना, वो पूरे के पूरे लोगों के अंदर बराबर बंटने चाहिए, है ना। 39(2) कहो या 39(b) भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 39(b) भी लिख सकते हो। वो क्या कहता है कि जितने भी भौतिक संसाधन है वो सब में बराबर बंटने चाहिए। ये सारी की सारी बात जो है वो हमने कहां से ली है? ये सारी की सारी बात हमने ली है फ्री सिटी ऑफ, देखो ये फ्री है, फ्री सिटी ऑफ डेजिंग से। किससे ली है? फ्री सिटी ऑफ डेजिंग से। फ्री सिटी ऑफ डेजिंग, हिंदी में बोलते हैं डेजिंग का स्वतंत्र नगर। ठीक, अब आता है 44। इसको तो आप सिंगल याद रखना, यहां से ही प्रोबेबल उठेगी, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा 27 जनवरी 2025 को भारत का पहला राज्य जिसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को समान नागरिक संहिता को क्या कर दिया है? लागू कर दिया है। क्या कर दिया है? लागू कर दिया है। डेट भी याद रखनी है। डेट कौन सी है? 27 जनवरी 2025, और वो राज्य कौन सा है आपका? उत्तराखंड है। तो अब तो बहुत ज्यादा चांसेस है, और उत्तराखंड 27 जनवरी को क्या बना रहा है? समान नागरिकता दिवस। क्या बना रहा है? समान नागरिकता दिवस। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आपको बड़े अच्छे से ये चीज क्या है पता होगी।
और आपको ये भी ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड नियमावली जो है वो कब लागू हुई है, नियमावली वो 20 जनवरी को लागू हुई है। कब लागू हुई है, 20 जनवरी को। तो याद रखना कि उत्तराखंड मैंने इतनी बड़ी बात कर दी है, वो भारत का पहला स्टेट बन गया है जिसने 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है, और इसी दिन वो अपने राज्य के अंदर समान नागरिकता दिवस भी बना रहे हैं, और ये रिलेटेड है आर्टिकल 44 से। और इसी आर्टिकल 44 को हमने यूसीसी के प्रोविजन को हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। अब ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान की विशेषताओं के तहत पूछा जा सकता है। सिंपल गौर से सुन लेना कि निम्नलिखित में से किस देश से हमने समान नागरिकता के प्रावधान लिए हैं, तो आंसर क्या होगा, कनाडा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट उस समय यूएसए की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, बिल्कुल नहीं, कनाडा की गोदी में जाके बैठना है, क्योंकि उसी ने हमें यूसीसी के प्रोविजन बनाने के लिए प्रेरणा दी है। ठीक, फिर देखो 51 जो है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, वो किससे लिया है, हवाना घोषणा 1939 से। तो देखो ए के अंदर क्या होगा 2, बी के अंदर क्या होगा फर्स्ट, सी के अंदर होगा 4 और डी के अंदर क्या होगा 3। तो 2143 तो 2143 सही आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। तो यूसीसी वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, और आप लोग मुझे इसे रोज क्या करेंगे, क्लास में बताएंगे कि देखो मैम ये बातें हैं और ये बातें हमें ध्यान रखनी है। आगे चलें, चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस विधिक सिद्धांत का संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 से है। ठीक है, अभी इसको याद रखना है, बहुत डीप का बात नहीं है, लेकिन इससे प्रोटेक्शन ऑफिसर में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्या किया है, बना के दिया है। तो निम्न में से किस विधिक सिद्धांत का संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 से है, पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। तो 13 के अंदर कुछ सिद्धांत लिखे हुए हैं, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो 13 से जुड़े हुए हैं, ये हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो हमें यहाँ पे मैच करके रखने हैं, वो कौन कौन से हैं, पृथक्करण का भी है, आच्छादन का भी है और अधित्याग का भी है। तो सही आंसर क्या होगा 1 2 3। अब आपको रोज ये याद रखना है कि 13 के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें 3 सिद्धांत शामिल है। अब देखो सिद्धांत को गोली मारो, पृथक्करण, आच्छादन, अधित्याग। क्या याद रखोगे, पृथक्करण, आच्छादन और अधित्याग, आच्छादन और अधित्याग। और क्या याद रखोगे, अधित्याग। ये 3 शब्द कहां पे लिखे हुए हैं, अब देखो 3 ही शब्द है और कहां लिखे हुए हैं, 13 में लिखे हुए हैं। क्लियर, आगे चलें, चलो। हाँ, अब देखो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए दे रही हूं, ये प्रोबेबल था, है ना। अब जल्दी से पढ़ो इसको और मुझे क्वेश्चन आंसर दो। ये मैंने आज रिवीजन के दिया है, आज टेस्ट करने के लिए कि कितने सजग तरीके से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। और प्लीज गलती मत करना, यूएस से आंसर मत करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के प्रावधानों पर निम्न में से किस देश के संविधान का प्रभाव दिखता है। ये देखो यहाँ पे बहुत गौर से पढ़ना, प्रक्रिया के प्रावधान शब्द पे गौर रखना, अच्छे से ऑप्शन देखना। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, मैं तकरीबन तीसरी बार मैं ये बात बता रही हूं। तो अगर आपका आंसर आयरलैंड है तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चले और मुझे बता दो कितने लोगों ने सही दिया है आंसर। निम्न में से किस अनुच्छेद के उल्लंघन को संविधान ने क्या माना है, अपराध माना है, मतलब किसका उल्लंघन करने पर आपको दंड मिलेगा। तो ये शुरुआत में बताया है 17 और 23। तो सही आंसर क्या होगा, 1 और 3। तो डी जो आंसर है वो क्या है, इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आगे चले, चलो। फिर देखो 23 नंबर, शब्दावली। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पहले भी बताया है, ये अनुच्छेद कौन सा है, 51 क घ, 51 का घ, या इंग्लिश में याद रख सकते हो 51 क का डी, स्मॉल डी। इसमें लिखा हुआ है कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तो आपको राष्ट्र की सेवा के लिए क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन। अब यहां से जो क्वेश्चन है वो आपको रिवीजन के लिए दिए जा रहे हैं। अब जल्दी से मुझे उत्तर बताना। भारतीय संसदीय व्यवस्था मुख्यतः आधारित है, किस पे आधारित है। अगर आपका आंसर वेस्टमिंस्टर है तो बिल्कुल सही है।
फिर देखो 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी कल के क्लास से दिया गया है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बार बार खुद से क्या करवा रही हूँ, आपको रिवाइज भी करवा रही हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की कौन सी बैठक में चुना गया? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? तो कौन सी बैठक में चुना गया? तीसरी बैठक में चुना गया था। क्लियर? फिर आगे चलते हैं। निम्न में से किसका भारत के संविधान के संदर्भ में यह मत है कि कहीं से भी कोई चीज ली जाए, इससे लज्जित होने का कोई कारण नहीं है, यह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है? कल बताया था, ये बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो अगर आप आंसर दे रहे हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आगे चले। निम्न में से किस विद्वान ने भारत के संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की अंतरात्मा कहा है? तो किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये भी रिवीजन के लिए दिया गया क्वेश्चन है। फिर देखो 28, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये बताओ, प्रारूप समिति का गठन किस दिन हुआ है? तो 29 अगस्त 1947। इजी क्वेश्चन है 28 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलो 29 देखो, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो झंडा समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन जो अगेन आपको फिर से पक्का कराया जा रहा है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्र को उसके पद से निम्नलिखित में से किस आधार पर महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। किसके आधार पर? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। तो चलो आज की क्लास पूरी हुई और अब मिलेंगे अगली क्लास में, और तब तक सारी क्लासेस को अच्छे से देखना, सब चीजों को नोट करना, और हमारा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि पेपर कितना भी टफ हो हम उस लेवल तक जाएंगे, याद भी रखेंगे, क्वेश्चन सही भी करके आएंगे। और इसके लिए आपको क्या खरीदनी पड़ेगी? टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ेगी। तो जल्दी से जाइए हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस कीजिए। और अगर आप ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं और जयपुर में रह रहे हैं, तो अब से सर ने जयपुर में भी टेस्ट सीरीज क्या कर दी है, शुरू कर दी है। तो जल्दी से जल्दी जयपुर में अगर आप हैं तो जीके की और हिंदी की टेस्ट सीरीज को क्या कीजिएगा, परचेज कीजिएगा। और अगर आपको क्लास बहुत बहुत अच्छी लगती है, जो कि है ही सही में, तो आप क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने साथी तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज 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 क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।